वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 10 रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे। आज पहला दिन है रसायन विज्ञान का। इसमें आपको पहले अध्याय के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, समझना है। आज चूंकि पहला दिन है तो इसके बारे में बेसिकली ही बताएंगे हम और कुछ खास पढ़ने के तरीके पर विशेष ध्यान देंगे। चूंकि रसायन विज्ञान है और रसायन विज्ञान कहती है परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल, इनमें रासायनिक समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रासायनिक समीकरण पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। 70 नंबर का आपका पेपर होता है एग्जाम में। 30 मार्क्स आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसके होते हैं इसमें, और इसके साथ साथ 2 लॉन्ग क्वेश्चन 70 नंबर के पेपर में आपके आते हैं। बाकी सब 1-1 और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग सभी आते हैं। तो आपको ध्यान देना है छोटे छोटे क्वेश्चनों पर, रासायनिक अभिक्रियाएं जो समीकरण हैं उन पर, यानी कि उदाहरणों पर। आज जो पहला टॉपिक है ये समझिए कि रसायन विज्ञान का छोटा बड़ा है, यानी कि ABCD है। जैसे कि आपको सवाल अगर पढ़ना हो तो गिनती, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सीखना पड़ते हैं, ऐसे ही इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, जब तक इनके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक अपन रसायन विज्ञान को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। तो बात आती है, जैसे कि नाम है इसका रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। पहली हेडिंग आपकी बनती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। कैसे बनते हैं? नए गुणों वाले पदार्थ। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि कोई नया बदलाव हो, जैसे कि आपका दूध रखा, रात भर उसको रखे रहने दो तो सुबह तक उसमें अभिक्रिया होके खट्टापन आ जाएगा और दही का निर्माण हो जाएगा। तो दूध से दही, दूध मीठा यानी अलग स्वाद होता है उसका, और जो दूध जब जम जाता है, दही बन जाता है, तो दही में उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो देखो उसके गुणों में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे पदार्थ जिनमें परिवर्तन करने पर उनके गुणों में परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए? गुणों में परिवर्तन हो जाए। ऐसे पदार्थ जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ बने। दूध एक अलग पदार्थ था, लेकिन जब दही बन गया तो उसका अलग पदार्थ हो गया, उसके गुण में भी भिन्नता आ गई। ऐसे ही लोहे में जंग लगना। लोहा जो होता है उस पर पानी वगैरह नमी में रख दिया जाए तो धीरे धीरे भूरे लाल रंग की उसमें परत चढ़ जाती है, और लंबे समय तक रखा जाए तो धीरे धीरे खत्म वहां पे नष्ट हो जाएगा पूरा। तो लोहा था, उसके गुण अलग थे, जंग लगने के बाद उसका गुण अलग क्षय हो गया, नष्ट हो जाएगा। तो उसके गुणों में परिवर्तन होना, अगर कोई पदार्थ है और उससे कोई नया पदार्थ हम बना रहे हैं तो नया पदार्थ बनाने पर उसके गुणों में परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना, उसके गुणों में बदलाव हो जाना, ये कहलाता है आपका रासायनिक आपकी अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 मुख्य चीजें होती हैं। एक होता है अभिकारक और एक होता उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, जरा ध्यान देना इस पे। अभिकारक क्या कहलाता है पूछ सकते हैं कोई भी। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे कि लोहा रखा Fe प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल H2, तो ये उत्पादन जे हो गए आपके अभिकारक, और बनी क्या आपकी जंग बनी। तो जंग जो बनेगा वो एक अलग हो जाएगा मैटर। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और यहां पर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ
और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, रसायन अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमारे लिए प्राप्त होता है, बनता है, वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता? उत्पाद। जैसे पहले था आपका दूध, अभिकारक हो गया, बना क्या है उससे? दही, तो दही क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। जैसे कि लोहा पहले है, उसमें ऑक्सीजन या जल वगैरह उस पर डाला गया, तो ये अभिकारक हो गए। बना क्या है? आपकी जंग बनी, तो जंग क्या हो गया यहाँ पे? उत्पाद। मिला क्या है आपको? बना क्या है? क्या आपको प्राप्त हुआ? तो इस तरह से अभिकारक और उत्पाद, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ, नए गुणों वाला पदार्थ बनता है, वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो हमारे लिए रिजल्ट मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता? उत्पाद। क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ क्या है इसके? एग्जाम्पल हैं, जरा ध्यान से देखना। भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर कोई कहे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, तो हम कहेंगे भोजन का पचना, श्वसन क्रिया जो अपन लेते हैं, देखो लेते क्या है? ऑक्सीजन। अभिक्रिया के बाद निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो अभिकारक कौन हो गया? ऑक्सीजन। और बनने श्वसन क्रिया के बाद कौन निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 यहाँ पर उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उत्पाद। यहां पर दिया है नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते का जलना, जल के क्या प्राप्त हो रहा? वो एक रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही दूध का फटना, फलों का पकना, बहुत सारे हैं, देखो और भी लिख लेना आप लोग, हम बोल रहे हैं फलों का पकना, दूध का फटना, ठीक है ना। फलों का क्या है? पकना। पकने के बाद कच्चे नहीं होते वो, उसके देखो कच्चे फल जैसे आम का है, खट्टा होगा, पकने के बाद उसमें मिठास आ जाती है, खट्टेपन का गुण कम हो जाता है। तो जो उत्पाद होता है वो पका हुआ आम, और जो अभिकारक है वो कच्चा आम। क्या? कच्चा आम। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमने समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके प्रेक्षण, यानी कि उनमें क्या बदलाव होता है, किस तरह से परिवर्तन होता है, क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। एक तो अवस्था माने कच्चा आम था, पक गया आम, अवस्था परिवर्तन हो गई। रंग में परिवर्तन, कच्चा आम हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और पक जाता है तो पीला कलर हो जाता है ना। रंग में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन हो जाता, कभी कभी मौसम ठंडा रहता, गर्म हो जाता। गैस का उत्सर्जन, धूप में रखा रहे, कहीं पर रखा रहे, गर्म किया जाए किसी भी चीज को, तो उसमें से भाप निकलती है। क्या निकलती? भाप। तो गैस का उत्सर्जन होता। किसका उत्सर्जन होता? गैस का। जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझ सकते, घर में हमारा भोजन पकता है, सब्जी को पकाते हैं बर्तन में, तो उसमें से जब गर्म होती है तो वो गैस निकलती है, खुशबू टाइप की हमें आती है, क्या अच्छा भोजन बन रहा, इस तरह से प्रतिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन हो रहा। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती, अवस्था में परिवर्तन होता है, याद करना पड़ेगा, याद करके लिखना है आपको। रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ प्राप्त होता है या निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद जो प्राप्त होते हैं, जो हमारे लिए मिलते हैं या बनते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। इसके बाद इसके एग्जाम्पल, भोजन का पचना, श्वसन क्रिया, लोहे पर जंग, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, दूध का फटना, फलों का पकना, ये सभी रासायनिक आपके
अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन भी बोलते हैं इन्हें, रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है, ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न करना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण, माने रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो कैसा एहसास होता है हमें, प्रतीत कैसा होता है। तो पहले तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। इनको आपको याद करना है, नोट करना है। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे हम समझाते हैं, अभी बताते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, किन किन माध्यमों से हम, किन किन विधियों के द्वारा उनको लिखा जाता है, उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो इसके 2 तरीके होते। एक होता शब्द समीकरण और एक आपका होगा रासायनिक समीकरण। कौन सा होगा, रासायनिक समीकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक जो परिवर्तन होता, अभिक्रियाएं होती, रासायनिक जो परिवर्तन होता, अभिक्रियाएं होती, वो 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो हमारा हिंदी में लिख सकते हैं शब्द समीकरण के रूप में, और एक लिखा जाता रासायनिक समीकरण के रूप में। किस रूप में लिखा जाता, रासायनिक समीकरण के रूप में। जरा ध्यान देना, जैसे कि एक पदार्थ हमने लिया जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक हमने उसमें डाल दिया, तो आपका प्राप्त देखो बना क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। तो जो एरो का निशान होता है, इसके बारे में पहले समझो। एरो का निशान अगर ऊपर लगा है तो इसका अर्थ होता गैस। क्या होता, गैस। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि रसायन विज्ञान आज से ओपनिंग है। हर आपके अध्याय में इसका जिक्र होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। एरो का चिन्ह लगेगा आपका, तो एरो का चिन्ह अगर ऊपर लगता है तो इसका संकेत क्या है, आपका एक गैस है। क्या है, गैस। इसका नाम गैस होगा, ऑटोमेटिक। अब जैसे कि हमने जिंक लिया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाया, रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब यहां पर एक बात और आती है, क्या, कक्षा 9th क्लास में जो आपने, कक्षा 9 में आपको हमने तत्वों के बारे में बताया था। लगभग 30 या 40 तत्वों के नाम आपको बताए थे। उनके परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, उनका प्रतीक क्या है, उनकी संयोजकता क्या है, इन सभी के बारे में आपको 9th क्लास की बुक से स्टडी करना है और सीखना है आपको। ये आपका पहला वर्क है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रसायन विज्ञान वहीं से ओपनिंग होती है, तत्वों से। वो अगर याद नहीं होंगे तो उनको लिख नहीं पाएंगे हम, इसलिए रिवीजन कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर एक पदार्थ आपका जिंक और एक पदार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों को हमने मिलाया, अभिक्रिया प्राप्त हुई और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जो इस तरफ प्राप्त हुआ, इन पदार्थों को कहते हैं अभिकारक, इन्हीं का नाम है अभिकारक। जी LHS है, LHS भी कह सकते हैं इसको। और RHS में आपका उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता, उत्पाद, इसे बोलते हैं RHS। राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। एरो का निशान यानी कि अभिक्रिया हो रही है इस तरफ। एरो का चिन्ह बताता है अभिक्रिया को होना, कि यहां पर अभिक्रिया चल रही है। अब बात आती है, चलो अभिकारक को पहचानना सीख गए, उत्पाद को, और ये आपका शब्द समीकरण है। कौन सा समीकरण है, शब्द समीकरण। अब आपको रासायनिक समीकरण यहां पर बनाना सीखना है। तो जिंक का प्रतीक आपका Zn होता, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ये फिक्स होते, कभी बदलते नहीं है। जो जिंक है, जिंक बोले तो Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4। अभिक्रिया करेंगे
तो आपका जिंक सल्फेट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस को बोलते हैं H2, और एरो का निशान ऊपर की तरफ लगा देंगे जिससे पता लगेगा कि ये गैस है। इस तरह हमने यहाँ पर शब्द समीकरण के बारे में सीखा और रासायनिक समीकरण के बारे में सीखा। शब्द समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है अगर कोई कहे, और रासायनिक समीकरण एक कहलाता है जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण वाला पाठी का नाम है, उसी से संबंधित है, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब और गहराई से पढ़ते हैं, इनको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं और समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। तो यहां पर रासायनिक समीकरण को कैसे हम बताएंगे, तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरणों को व्यक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के पास चलेंगे। कहां चलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के पास। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो हम कह सकते हैं जो रासायनिक समीकरण होते वो रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका रासायनिक समीकरण का इंट्रोडक्शन। अगर कोई पूछे रासायनिक समीकरण क्या है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को उनमें उपस्थित पदार्थों के या तत्वों के प्रतीक तथा उनके रासायनिक सूत्रों को लिखकर बताना आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण में तत्व जो उपस्थित होते हैं उनके प्रतीक तथा रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके प्रतीक तथा उनके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, रासायनिक सूत्र। उनके साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं। भौतिक अवस्थाएं आपकी 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक देखो यहां पर आ गया, भौतिक अवस्थाएं। और भौतिक अवस्थाएं आपकी 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। माने आपका जो पदार्थ उसमें, आपका जो तत्व उसमें, तत्व आपके ठोस में भी होते, द्रव में भी होते और गैस में भी होते। तीनों अवस्थाओं में पाई जाते हैं, तीनों स्टेट में। तो बात आती है कि ठोस, द्रव और गैस में जो तत्व होते हैं उपस्थित, उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये समझ में नहीं आया ये क्या है, तो जैसे कि आपका लोहा है, एक एग्जाम्पल बताएं, क्या है आपका लोहा। तो लोहा को किससे लिखते हैं, Fe से। लेकिन ये कैसा होता है, ठोस, तो इसे बोलेंगे S। S माने सॉलिड, S माने सॉलिड। जैसे कि आपका गैस है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को H लिखेंगे। और ये गैस है तो इसे बोलेंगे G। गैस को क्या लिखेंगे, उसी के नीचे G। G माने ये भौतिक स्थिति को बता रहा है, फिजिकल स्टेट। ये भौतिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था माने ठोस, द्रव या गैस। जैसे कि आपका H2SO4 है, अभी H2SO4 आया था, क्या आया था आपका H2SO4। तो ये आपका लिक्विड की अवस्था में होता है L। तो उनके नीचे कोष्टक में S, G और L जो लिखे रहते हैं, ये रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था को व्यक्त करते हैं। किसे करते हैं, भौतिक अवस्था को। किसे करते हैं, भौतिक अवस्था को। अब इसके बाद आता है आपके ताप, दाब और उत्प्रेरक। ताप, दाब और उत्प्रेरक ये क्या है, आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है ना, आवश्यक क्या है, ये परिस्थितियां हैं। ताप, दाब और उत्प्रेरक ये हमेशा एरो के चिन्ह के ऊपर लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं, एरो के चिन्ह के ऊपर या नीचे। ध्यान रखना कहां लिखे जाएंगे, ताप, दाब, उत्प्रेरक। जी क्या है,
ताप माने गर्म कर रहे हैं हम उसे कितने डिग्री सी तक। दाब प्रेशर कितना उसमें प्रेशर है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक माने अलग से इसमें पदार्थ डालना। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, आप लोग सुबह सुबह देखो चाय तो सबने देखी होगी, चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं हम, उसमें अलग प्रकार की बलबूजे आती हैं, कलर्ड हो जाती है ना, बाहर तरफ निकलता है, तेजी हो जाती है उफान में, और दूध डाल देते हैं, फिर उसका रंग और बदल जाता है। तो उत्प्रेरक माने होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या अभिक्रिया की दर को घटाना। तो ये आपके ताप, दाब और उत्प्रेरक परिस्थितियां हैं। कैसी परिस्थिति में आप अभिक्रिया को कर रहे हैं, ये एरो के निशान के या तो ऊपर लिखे जाएंगे या नीचे। अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं समझ ही गए। जो आपका तत्व होगा या रासायनिक पदार्थ होगा उसके नीचे उसका रासायनिक समीकरण लिखा होगा, उसी के नीचे S या L या G लिखा होता है, जो उसकी भौतिक अवस्था को बताता है कि ठोस में है कि द्रव में कि गैस में। क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके बाद आता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक जो समीकरण हैं, उनको संतुलित करना। क्या करना? संतुलित। तो यहां पर भी बात आती है, सर संतुलित क्यों करेंगे, बात आती है संतुलित क्यों करेंगे, बात आती है। तो संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने एक रूल्स पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका पढ़ा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलन का रीजन दे रही है। का नियम। संतुलन देखो, संतुलित इसलिए किया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करना पड़ता रासायनिक समीकरणों में। किसमें? रासायनिक समीकरणों में इसको फॉलो करना पड़ता है आपको। ये नियम क्या होता? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया जब होती है तो उसके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, वाया पक्ष बोले तो अभिकारक और दायां पक्ष बोले तो उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो द्रव्यमान घटता है और ना द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को बनाया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे भोजन करते हैं, भोजन अंदर जाता है, पचता है और दूसरे माध्यम से दूसरा पदार्थ निकल के नष्ट हो जाता है ना। नष्ट वो नहीं होता, नष्ट नहीं होता, परिवर्तित हो जाता है। नष्ट गलत बोल रहे हैं, क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है दूसरे रूप में, है ना। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को जलाते हैं, जलाने पर उसमें ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा, लकड़ी जो होती है द्रव्यमान, वो ऊष्मा में दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता। किस रूप में परिवर्तित हो जाता? दूसरे रूप में, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहां पर लागू हो सके। अगर संतुलित नहीं होगी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया गलत मानी जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया गलत मानी जाएगी, रासायनिक समीकरण गलत हो जाएगा। इसलिए हमें संतुलित करना पड़ता है। क्लियर हुआ होगा। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं संतुलन का। संतुलन का टॉपिक काफी अच्छा है। 2 मार्क्स के एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, और आपको संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संतुलित। जरा ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं संतुलन का। H2 प्लस O2 एरो H2। देखो ये है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है ये, और गैस गैस अभिक्रिया करके आपको लिक्विड प्राप्त हुआ, जल। अब कैसे हुआ? तो ठंडा करने पर हुआ होगा। यहां पर तापमान में परिवर्तन, तापमान बदला होगा, ठंडा किया होगा। कैसा किया होगा? ठंडा। एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर तो काफी और अच्छे से आपको समझ में आएगा और सीखेंगे। तो ये गैस है, भौतिक अवस्था हो गई।
ये आपका परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो रहा? ठंडा कर रहे हैं इनको, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और बन क्या रहा है? जल। H2 जो हम पीते हैं उसका सूत्र है H2O, जल है जी। अब बात आती है परमाणु। तो यहां पर परमाणु हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हाइड्रोजन के चेक करो दोनों जगह, यहां पर भी 2 है, लेकिन इसका कितना है? 1। कितना है इसका? 1 है परमाणु। तो यहां पर 2 बनाने के लिए आगे हमेशा गुणा करते हैं। तो इसी अभी के लिए आपको दूसरा स्टेप लेंगे, H2O, H2 प्लस O2 एरो, H2 को 2 का आगे गुणा करेंगे। कहां करेंगे? आगे। अब हमने आगे गुणा किया तो हमारा H4 हो गया, गुणा होगा इसका, तो H कितना हो जाएगा? 4, और O कितना होगा? 2। यहां पर H2 है और O भी कितना है? 2। H परिवर्तित हो गया तो यहां पर भी 2 का गुणा करना है। तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, तो 2H2O प्लस O2 एरो आपका हो जाएगा 2, और आगे आएगा आपका H2O। इस तरह देखो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इस प्रकार इस तरफ भी परमाणु और इस तरफ उत्पाद, अभिकारक में भी, अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या कैसी है? समान है। परमाणुओं की संख्या कैसी है? समान है। और परमाणुओं की संख्या समान हो गई, इसका अर्थ यह है कि हमारा ये समीकरण परफेक्ट है, सही है। तो विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। साइंस की वीडियो है, 2 या 3 बार आपको अच्छे से करना है, सीखना है, और इसको, इसके जो परिभाषाएं हैं नोटबुक पर नोट करना है, ताकि आप लोग बार बार इसकी रिवीजन कर सकें। वीडियो को कम से कम 4 टाइम देखें, 4 बार देखें, बार बार रिप्ले करके, ताकि लैंग्वेज समझ में आए और आप लोग परिभाषा नोट कर सकें। एक नोटबुक बना लीजिए और उस पर सभी परिभाषाएं बारी बारी से हेडिंग्स डालिए, और इसी प्रकार साफ साफ राइटिंग में नोट्स तैयार कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम जब ये कंप्लीट कर लोगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक जरूर करना अगर आपको समझ में आया हो तो।